ठीक है, पहले उन टॉपिक्स को थोड़ा थोड़ा सा टॉपिक है कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग NFT कर लेते हैं, ठीक है। तो जो प्रीवियस लेक्चर है वहाँ पे आपको दिख रहा है क्या क्या बचा हुआ है। एक तो NFT रह गया, NFT कर लेते हैं। उसके बाद एक टॉपिक होगा आपके सिलेबस में, साइबर इंश्योरेंस है, साइबर डोम है, और क्रिप्टो जैपिंग के साथ एक और होगा ब्लू बगिंग है। ये सब आधे घंटे के अंदर सारे टॉपिक हो जाएंगे, छोटे छोटे से टॉपिक हैं। आज हम लोग AI स्टार्ट करेंगे, रोबोटिक्स शुरू करेंगे, ठीक है। मतलब AI रोबोटिक्स आज कोशिश करेंगे कि हम लोग उसको कवर कर लें। देखो पहले हम लोग NFT पे चलते हैं। NFT क्या होता है जरा इसको समझो। NFT क्या होता है जरा इसको समझो। देखो बच्चों, NFT जो है उसको हम कहते हैं नॉन फंजिबल टोकन। क्या बोलते हैं? नॉन फंजिबल टोकन। इस टेक्नोलॉजी में भी कहीं ना कहीं ब्लॉकचेन आता है। इस टेक्नोलॉजी में भी कहीं ना कहीं ब्लॉकचेन आता है। बताऊंगा मैं कैसे ब्लॉकचेन आता है। देखो, नॉन फंजिबल टोकन का मतलब क्या है? नॉन का मतलब होता है नो, नॉट। नॉन शब्द रिप्रेजेंट करता है नो या नॉट को। फंजिबल का मतलब होता है ब्रेकेबल, तोड़ना, बिखेरना, ब्रेकेबल। और टोकन जो टर्म होता है वो किसी आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करता है। टोकन किसको रिप्रेजेंट करता है? आइडेंटिटी। जैसे 20 रुपया में 5 गोलगप्पे, उसका एक टोकन मिल गया, तो टोकन एक आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा 20 रुपये में 5 गोलगप्पे वाला टोकन है, ये 20 रुपये वाला टोकन है, ऐसे कुछ। तो कहने का मतलब है कि नॉन फंजिबल टोकन का मतलब हो गया नॉट ब्रेकेबल आइडेंटिटी। यानी ये एक ऐसी आइडेंटिटी है जिसमें कोई चेंज नहीं किया जा सकता, आप इसमें कुछ बदलाव नहीं कर सकते। जैसा है एज इट इज वैसा ही रहेगा। तो जो जैसा है एज इट इज वैसा ही रहेगा, ये होता है NFT। अब आप पूछोगे सर क्या जैसा है जो वैसा ही रहेगा? तो यहाँ पर मैं बोलूँगा असल में NFT जो होती है वो एक तरह का डिजिटल एसेट होता है। एक डिजिटल एसेट होता है। NFT क्या है? एक तरह का डिजिटल एसेट है, ठीक है। आपकी एक डिजिटल संपत्ति कह लो, एक डिजिटल एसेट है। अब वो डिजिटल एसेट क्या है? कुछ भी हो सकता है, पर उसको बेचने और खरीदने के लिए आपको रजिस्टर करना होगा। और जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर में हम लोग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं। अब जैसे मान लो, मैं कुछ एग्जांपल ही ले चलता हूं, आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। NFT नॉन फंजिबल टोकन, एक ऐसी चीज जिसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता, और वो जो चीज है वो डिजिटल एसेट है। जैसे वो एसेट बेची गई है उसी फॉर्म में एसेट रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं करेगा। और इसको बेचने खरीदने के लिए जिस टेक्नोलॉजी का यूज होता है उस टेक्नोलॉजी का नाम है ब्लॉकचेन। मैंने बोला ना, ये सारी चीजें ब्लॉकचेन के बाद ही। अगर आप ब्लॉकचेन जानते हैं तो सारी चीजें आप समझ सकते हैं अच्छे तरीके से। होता क्या है मैं आपको समझाता हूँ। अगर इंटरनेट चला तब तो आज बड़ा फायदा होने वाला है। बहुत सारी चीजें आपको समझाऊंगा और ये चीज आप इंटरनेट से ही समझ में पाएंगे। कल मैंने पिछले लेक्चर में जैक डॉर्सी का नाम लिया था। डू यू रिमेंबर? जैक डॉर्सी का एक ट्वीट फाइट है। जो जैक डॉर्सी जो को फाउंडर है ट्विटर का, अब तो फिलहाल ट्विटर नहीं है इसके अंदर, उसने जो पहला ट्वीट ट्विटर पे किया था, उस ट्विटर के ट्वीट को एक शख्स है जिसने खरीदा, उसके डिजिटल राइट्स को। उसका नाम शायद याद नहीं आ रहा, कोई बिटकॉइंस की कंपनी चलाने वाला वो शख्स है। समथिंग स्टाविया करके उसका नाम है। स्टाविया वगैरह गूगल करोगे तो विल गेट इट। पर ये आपके पेपर का क्वेश्चन नहीं है इस तरह की चीजें। सेना स्टाविया से कुछ करके उससे बिटकॉइन कंपनी है उसकी। वो नहीं बिटकॉइन खरीदना बेचना, मैंने जब पीछे कुछ बताया ना, कंपनी होती है जो बिटकॉइन का, तो उसका एक कंपनी है सेना स्टाविया इससे कुछ करके है। उस बंदी ने क्या किया, अब बंदा है बंदी, हाँ भाई मैं कंफ्यूज हूँ, ही या सी।
वेस्टोविया करके है, उसने जैक डॉर्सी के ट्वीट्स का डिजिटल राइट ले लिया। अब आप सोचोगे सर डिजिटल राइट ट्वीट का, अरे भाई जो जैक डॉर्सी ने जो पहला ट्वीट ट्विटर पे किया था ना, उसको इतना अच्छा लगा कि वो कही कि ये मेरी संपत्ति है। अब कहा कहीं, यहाँ पे मैं जेंडर में भी कंफ्यूज हूँ। तो बेचा किसने था? ये जैक डॉर्सी ने बेचा था, उसका एसेट था, उसका डिजिटल एसेट उसने बेचा, और किसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के द्वारा जहाँ पर वो बंदे लोग, ये लोग रजिस्टर्ड थे, वो लोग देखे कौन सी चीज़ बिक रही है, उन्होंने खरीद लिया, उसकी बोली लगी, और उसका डिजिटल राइट जो है वो सेला एस्टाविया जो है वो है। ढूंढ ही रहते हैं ना कौन सी बहुत बड़ी चीज है। जैक डॉर्सी फर्स्ट ट्वीट परचेज्ड, ये क्या था? यार अभी ये सब और दिमाग खराब होता है। परचेज्ड बाय कुछ होगा, कुछ आएगा। हाँ, सीना इस्तावी है, सीना इस्तावी है, सीना इस्ताविया नहीं है, यहाँ गलत आ रहा है, सीना इस्ताविया है, ठीक है। इसने खरीदा था, ट्विटर फाउंडर डॉर्सी का फर्स्ट एवर जो ट्वीट था, NFT इतने में खरीदा, बाद में फिर क्या क्या प्राइस था वो सब छोड़िए। अब आप कहोगे सर वो जो ट्विटर का ट्वीट था जो बेचा, किसने बेचा? तो इस बंदे ने बेचा। कहाँ बेचा? उसका प्लेटफॉर्म होता है, अभी आपको दिखाता हूँ, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, एक दो नहीं है। अमिताभ बच्चन पोर्ट्रेट NFT प्राइस, एक अंकिता चक्रवर्ती का कुछ आएगा, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो मैं खोलता भी हूं, ठीक है। उसमें यह है कि ये चीज देखो, ये देखो लिखा हुआ है, बॉलीवुड सुपरस्टार अमिताभ बच्चन हैज सोल्ड हिज कलेक्शन ऑफ NFT whooping $9,66,000. That price was around Indian currency 7.18 करोड़ रुपीस जब ये बिका था। और ये जो चीज़ बिकी थी, ये एक्चुअल में ये थी, अमिताभ बच्चन ने अपने इस पोर्ट्रेट को बेचा था, और अराउंड 7.18 करोड़ रुपीस का ये पोर्ट्रेट था जो आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है। अमिताभ बच्चन ने इस NFT को बेचा। कहाँ गए भाई अमिताभ बच्चन? इधर आइए, ये देखे, हाँ, ये पोर्ट्रेट है और ऊपर साफ साफ लिखा हुआ है कि अमिताभ बच्चन के NFT कलेक्शन का जो ऑक्शन हुआ था वो 7 करोड़ के आसपास खरीदा था इन्होंने, लोगों ने खरीदा। किसने खरीदा वो सब नहीं जानना, ठीक है। और ये वो फोटोग्राफ है जिसका डिजिटल फॉर्मेट बिका, अमिताभ बच्चन ने बेचा। अब आपको कहे सर बेचा गया तो फिर हम क्यों देख रहे हैं? आप तो देख ही सकते हैं ना, लेकिन मालिक इसका डिजिटल प्लेटफॉर्म पे कोई और है, मतलब ओनर इसका कोई और है। मुझे पता आप लोग के दिमाग में ऐसे क्या चल रहा है सर, ये तो हम भी देख रहे हैं, उसका मालिक हो गया। अरे भाई, कुछ लोगों के पास इतना पैसा है, वर्चुअली चीज़ों को खरीद के खुश हो जाते हैं। जैसे नहीं, आप लोग हैं, आपके बर्थडे में या मेरे किसी फोटो पे 500 लाइक मिले, वाह, इसी में खुश हो गए। भले इंसान आपसे कितना घृणा करता, आपको लाइक ना करता, तो आप वर्चुअल दुनिया में आजकल बहुत खुश है ना। तो एक वर्चुअली मान लीजिए इस तरह की चीज़, लेकिन हाँ, ये भी एक तरह की संपत्ति, एक तरह का एसेट है। लोग बेचते हैं, लोग खरीदते हैं। मुझे पता है आपको ज़्यादा इसमें बहुत क्लियर नहीं हो रहा सर, क्या इसमें खुशी मिलती है। देखिए, आप इसलिए सोच रहे हैं क्योंकि आप सीना इस्ताविया नहीं हैं, आप जैक डॉर्सी नहीं हैं, आप वो जनता जिसके पास खाने का पैसा नहीं है। आपको इन सब शौक से क्या लेना देना? आप इंडियन मेंटालिटी के हिसाब से सोच रहे हैं, इसलिए आपके लिए चीज़ बहुत फालतू चीज़ लग रही है, लेकिन सीना इस्ताविया इन लोगों के लिए चीज़ बहुत बड़ी चीज़ है। ऐसे कुछ समझ जाइए। तो सर इसका मतलब ये डिजिटल राइट्स, इसका डिजिटल मालिक कोई और है। एग्जैक्टली, भले ये चीज़ उनकी है, उन्होंने वो डिजिटल राइट बेचा है, किसी पोर्ट्रेट का, किसी ट्वीट का। ये आपको एक लिए चलते हैं ओपन सी की तरफ, बहुत बढ़िया एक प्लेटफॉर्म है, इस पे लोग जाते हैं और किसी भी तरह की चीज़ें, ओपन सी, ये देखो NFT मार्केट है, यहाँ पे लोग जाते हैं। अब यहाँ पे आपको दिखेगा कि बोली चल रही है, यानी ऑक्शंस चल रहे हैं। ये ऑक्शंस होते हैं वो बिटकॉइंस में नहीं होते, एक दूसरे डिजिटल करेंसी में होते हैं जिसका नाम है एथरम। एथरम इज ऑल्सो वन ऑफ द क्रिप्टो करेंसी, है ना, ETH। तो इसमें सारा का सारा ट्रांजेक्शन जो होता है एथरम में होता है, ETH में।
ये सब देखो, ये कुछ फोटोग्राफ्स हैं, कुछ मंकीज वंकीज बहुत दिखते हैं। ये देखो, ये पोर्ट्रेट है, इसमें बोली चल रही है 0.2 एथरम, इसे बोली चल रही है 0.2 एथरम, 4.15 एथरम, ये सारी के सारे। यहाँ देखो कुछ एक लिस्ट है, ये लिस्ट है स्क्रीन पे आप देख सकते। मुझे पता आप सोच रहे होंगे सर इससे अच्छी पिक्चर्स तो हम बना लेंगे। बड़े बताओ तुम्हारी पिक्चर्स में किसको इंटरेस्ट होगा, ये बताओ। अब तुम्हारे हिसाब से ना इसमें क्या इंटरेस्ट आ रहा है, इसमें किसी के लिए इंटरेस्टिंग चीज है कि 11.70 एथरम पे चला, तो हम क्या करें? तो सर करना क्या होगा, आपको इस जगह पे जाना होगा, कनेक्ट वैलेट पे, यहां जाके रजिस्ट्रेशन करना होगा। ये एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर आपको रजिस्टर्ड करेगा, और फिर आप इसके अंदर चले जाएंगे, कौन कौन सा बोली चल रही है, ऑक्शन चल रहे हैं, और वहां पे अपनी बोली लगाना शुरू करेंगे। उसका एक टाइम लिमिट होगा, उस टाइम लिमिट के अंदर जो सबसे ज्यादा वैल्यू बोल जाएगा वो चीज उसकी हो जाएगी। जो सबसे ज्यादा वैल्यू चल रहा होगा वो फ्लोर पे लिखा आएगा, जो यहाँ पर आप देख रहे थे फ्लोर पे लिखा आ रहा था। जो क्या डाल रहे हैं ये प्रैक्टिकल मैं नहीं बता पाऊंगा, कहां से शेयर कर रहे हैं, कैसे डाले, मैं थियोरेटिकली बता सकता। हाँ क्यों नहीं डाल सकता है, आपको पहले इस पर रजिस्टर करना होगा। इंडियन रुपीज में कितना होगा, मतलब 1 एथरम इज इक्वल टू कितना रुपया, गूगल कर लो ना बच्चा, क्या हमसे ये सब। बिटकॉइन देख रहा था 23 लाख रुपए, एथरम देख लो कितना है। 1 मिनट, आप डिजिटल एसेट समझ में आया, एनएफटी समझ में आई। इन डिजिटल एसेट्स को हम क्या बोलते हैं, एनएफटी। इनको आप बदल नहीं सकते, जो एनएफटी है इनको आप बदल नहीं सकते, सो नॉट चेंजेबल। और एक बात मैं बताता हूं, अगर ये अमिताभ बच्चन का पोर्ट्रेट जो मैंने खोला है, सी हियर गाइस, ये जिसने खरीदा है, अगर वो फिर दूसरे को बेच रहा है, तो बीच का जो मुनाफा या प्रॉफिट होता है उसकी रॉयल्टी होती है, जो अमिताभ बच्चन को आगे जाती रहेगी। दूसरे से तीसरा खरीदेगा तो भी, क्योंकि वो चीज अमिताभ बच्चन की है, जिस हर किसी को इंटरेस्ट अमिताभ बच्चन के पोर्ट्रेट पे है, तो आगे उसका जो भी होगा अपना रॉयल्टी या चार्जेस वो जाता रहेगा। बस वो ना एक ही बार मिलता है। अगर वो फर्दर सेल होता है किसी अलग फ्लोर पे, किसी अलग रेट पे, तो उसका जो प्राइस होता है उस हिसाब से उस पर फिर आपको बेनिफिट, जिसको आप रॉयल्टी बोल सकते हैं, रॉयल्टी आपको मिलती है। इससे ज्यादा इसमें कुछ है नहीं। नॉन फंजेबल टोकन ध्यान रखना, और इसमें जो पूरा प्रोसेस है वो ब्लॉकचेन के थ्रू होता है। अब सब ब्लॉकचेन के बाद अगला क्या, देखो ब्लॉकचेन के बाद 2-3 छोटे छोटे टॉपिक है, पहले वो करा देता हूं। एक टॉपिक है साइबर इंश्योरेंस। एक क्वेश्चन इस पे यूपीएससी ने पूछा भी है। जैसे हेल्थ इंश्योरेंस होता है, लाइफ इंश्योरेंस होता है, वैसे ही बच्चों साइबर इंश्योरेंस भी होता है ना। जैसे हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, वैसे ही साइबर इंश्योरेंस भी होता है। क्या होता है साइबर इंश्योरेंस, जैसे मान लो अगर आपके पास कुछ साइबर अटैक या कुछ ऐसी दिक्कत हो जाती है जिसमें आपका कुछ फाइनेंशियल लॉस हो जाता है, तो जो कंपनियां जितना इंश्योरेंस कवर लेती हैं उसके हिसाब से उनका वो मॉनिटरी हर्जाना जो होता है वो बैंक दे देती है। अब आप पहले तो सोचोगे सर कौन से बैंक इस तरह के इंश्योरेंस देते हैं, करीब करीब नॉर्मली सारे ही बैंक। और मैंने तो जो चेक किया था उसमें मैंने आईसीआईसीआई लैम्बार्ड का देखा था, उस समय 5 करोड़ रुपए साइबर इंश्योरेंस दे रहा था। और साइबर इंश्योरेंस के लिए वो आपके कंपनी में आएगा, उसको वेरीफाई करेगा, लिटरली कोई प्रॉब्लम हुआ है या नहीं हुआ है, उसके बाद वो आपको कंपनसेशन वगैरह देना होगा, वो देगा। और यहाँ पर एक चीज़ और बता दूँ कि अगर मान लो आपकी कंपनी का किसी के साथ कोई केस फाइल हो गया, तो उस केस को लड़ने के लिए जो लॉयर होगा उसके लिए जो पैसे होंगे वो भी ये देगा। अगर मान लो आपका कंप्यूटर में कोई इशू हो गया, उसको रिप्लेसमेंट करने की ज़रूरत है, और नहीं कभी कोई थ्रेट आ गया, कुछ हो गया, आपका कंप्यूटर कोलैप्स हो गया, आपके रैम डिस्ट्रॉय हो गए, तो ऐसे केस में जो खर्चा होगा, बट यू शुड बी वेरी क्लियर, कोई भी खुराफात इंटेंशनली नहीं करना है कि आप जानबूझ के ऐसा कुछ कर रहे हैं। वो आएगा, चेक करेगा, वेरीफाई करेगा, उसके बाद फिर वो आपको सारी सुविधाएं दे देगा, मतलब जो आपका इंश्योरेंस कवर होगा उसको दे देगा। तो इस तरह की चीजें हैं जो एक साइबर इंश्योरेंस भी हैं जो मार्केट में चलती हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। सब छोटे छोटे 2-2 लाइन की चीजें एक बार सुन लो। साइबर डोम प्रोजेक्ट के बारे में, बहुत ही पॉपुलर है ये साइबर डोम प्रोजेक्ट, नॉट इवन इन इंडिया गाइस, इवन इंटायर वर्ल्ड ये बड़ा पॉपुलर हुआ, बड़ा रिस्पेक्ट मिला इस साइबर डोम प्रोजेक्ट को। क्या है साइबर डोम प्रोजेक्ट, जरा समझना। ऐसा है,
अराउंड 2017, नॉट वेरी श्योर, 16-17 का टाइम था, अब गूगल करोगे मिल जाएगा, और ईयर का कोई बहुत ज्यादा लेना देना है नहीं। तुम कुछ पूछ रहे थे बच्चा, हम बोले थे रुक जाए बताते हैं, समझ में आ गया जो पूछ रही थी? कोई पूछा था इधर से ना, समझ में आ गया था? ठीक है, कभी हम कह देते थोड़ा रुक जाओ, है ना, तो समझ लो, मतलब हो जाने दो, क्योंकि ऐसा है ना कि अंत में जाके चीजें एकदम क्लियर हो जाती है। तो देखो अंत में हो गया, तो वही मैंने कहा रुक जाओ थोड़ा, है ना। अच्छा, साइबर डोम 2016-17 के आसपास आता है। इसको लेकर आती है केरला पुलिस। कौन लाती है? केरला पुलिस। तो हु ब्रॉट इट? दैट इज द केरला पुलिस। पर्पस क्या होता है? जो क्रिमिनल्स है ना केरला में, ये सब गवर्नमेंट से कोई लेना देना नहीं है, जो क्रिमिनल्स हैं उनका पूरा का पूरा रिकॉर्ड बनाने के लिए, और ये रिकॉर्ड एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिकॉर्ड बनाना होता है। कहाँ रिकॉर्ड बनाना होता है? एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिकॉर्ड बनाना होता है, ठीक है। सो केरला पुलिस लेकर आती है, क्रिमिनल्स का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिकॉर्ड बनाया जाता है। क्या होता है इसके अंदर समझाता हूं। ऐसा है, जो क्रिमिनल्स होते हैं वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भाग जाते हैं। अब मान लो जनरली क्या होता है आप जानते हैं, बीजेपी पार्टी के जो सपोर्टर वाले क्रिमिनल्स हैं, अगर कांग्रेस गवर्नमेंट आ गई तो स्टेट में भागते हैं जहाँ बीजेपी वाले हैं। कांग्रेस वाले जो क्रिमिनल्स हैं, सपोर्टर वाले जो हैं, वो उधर भाग जाते हैं अगर इलेक्शन हार गया कांग्रेस, उस जगह पे जहाँ पे कांग्रेस की गवर्नमेंट होती है, अपनी जान बचाने के लिए, क्योंकि वहाँ पुलिस और वहाँ सबसे उन लोगों को शरण मिल जाता है। तो ये क्रिमिनल्स इस तरह से अपने आप को भागता है। और ऐसे केस से मान लो एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा रहे हैं या कहीं गए और मर्डर हो गया, मारे गए, काट दिए गए, बॉडी का एक पार्ट अलग कर दिया गया, होता है कि अंत में क्रिमिनल या तो फिर नेतागिरी में घुस जाइए। वो आप लोग जानते हैं भारत में कैसे क्रिमिनल्स अपनी जिंदगी बचाकर फिर ऐशो आन की जिंदगी जीते हैं। तो ये है, तो घबराइए नहीं ऐसे केस में। आपकी बॉडी किसी पार्ट से, आपके डीएनए को, आपके फिंगरप्रिंट्स को, आपके बायोमेट्रिक सिस्टम को जो यहाँ पे सेव किया गया उसको यूज किया जाता है उन क्रिमिनल्स की डिटेक्शंस के लिए। यहाँ तक कि अगर कोई केस वेस फाइल होता है तो किसी बंदे की पहचान के लिए, उस तरह की चीज़ों के लिए पुलिस लेवल, जनरली इसमें क्रिमिनल्स की ही चीज़ों को, डॉक्यूमेंट को स्टोर किया जाता है। ये क्रिमिनल्स ही होते हैं जिनको स्टोर किया जाता है। अब होता क्या है सुनो, साइबर डोम को पॉपुलैरिटी मिलती है 2017 में भी बहुत ज्यादा, जब रैंसमवेयर का हमला होता है और दुनिया के सारे कंप्यूटर हैक किए जाते हैं। भारत का भी कंप्यूटर हैक करते हैं। तो ऐसा कहा जाता है केरला के जो कंप्यूटर्स होते हैं उनको सुरक्षित करने का काम भी साइबर डोम प्रोजेक्ट ने किया था। सो जो केरला के बहुत सारे कंप्यूटर्स थे, वहां के जो सिटीजन्स थे, केरला सिटीजन्स थे, उनके कंप्यूटर को सेव करने की कोशिश भी अगेंस्ट दिस थ्रेट, जो थ्रेट आ रहा था रैंसमवेयर का, उससे वहां की केरला पुलिस ने किया था विद द हेल्प ऑफ साइबर डोम प्रोजेक्ट। ये चीजें हैं जो बड़ा पॉपुलर रही। और बाद में साइबर डोम प्रोजेक्ट का एक ऐसा न्यूज आया जिसको दुनिया के हर कंट्री ने अडॉप्ट किया, जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी है। ये आपके पेपर है, मेंस का क्वेश्चन भी है। चाइल्ड पोर्नोग्राफी के अगेंस्ट में इसने एक कैंपेन चलाया, अगेंस्ट चाइल्ड पोर्नोग्राफी ब्रॉट सम कैंपेन। और उसकी मदद से इसने क्या किया कि जो जितने भी पॉर्न साइट होते हैं, इन सारे के सारे पॉर्न साइट से जो बच्चों के एडल्ट्रीज, जो पॉर्न्स वगैरह होते हैं, उन सबको डिलीट किया गया। भारत के अंदर जितने भी पॉर्न साइट्स हैं, है ना, उनसे डिलीट किया गया। किसी भी पॉर्न साइट में, देखो भारत में पॉर्न देखना इज नॉट इलीगल, लेकिन किसी की सोशल एरिया में अगर आप देखते हैं तो ये क्राइम है। मतलब किसी ओपन एरियाज में देखते हैं तो एक क्राइम है। एज बार है, ये सब आप लोग जानते हैं, ठीक है। ये चीजें आपको तो वैसे ही पता है, इसमें कोई सोच, 20-22 के बैठने सबको पता, हाँ सर 18 के ऊपर, वो तो ओटीटी प्लेटफॉर्म में भी आप देखें 13 के ऊपर वाले ही देखेंगे, 11 के ऊपर वाले, 8 के ऊपर देखेंगे। ओटीटी प्लेटफॉर्म में तो लिखा ही होता साफ साफ, मूवीज में भी आप आते ही, पहले भी आते थे। तो चाइल्ड पोर्नोग्राफी के जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, सारे कहीं भी किसी भी पॉर्न पर अब बच्चों के पॉर्न नहीं है। और इतना ही नहीं, इसको देखिए देखा दुनिया के सारे कंट्रीज ने, अपने कंट्री में भी यही किया। तो आज किसी दुनिया के किसी और भी, अगर दुनिया में किसी और जगह के उनके अपने पॉर्न साइट हैं, वहां के उस साइट पे भी बच्चों के पॉर्न नहीं है, इन सबको डिलीट कर दिया गया। और अगर कभी कोई इस तरह की चीजें अपलोड करता है तो एक हिलेरियस क्राइम है। इसका सजा क्या है, पनिशमेंट क्या, मुझे नहीं पता, लेकिन इतना जरूर बता सकता हूँ, इट इज अ हिलेरियस क्राइम। सख्त से सख्त सजा है इसमें, बात सुन रही। और इसको देखकर इसको बड़ा रिस्पेक्ट मिला इस तरह की चीजों को लाने के बाद। और यूएस की इंटरपोल एजेंसी जो है, जैसे हमारा रॉ है, ऐसे उनका इंटरपोल वगैरह,
उसने इसको कुछ अवार्ड वगैरह भी दिए थे 2009 के 19 के आसपास, 18-19 के आसपास। इट गॉट सो मच पॉपुलर। उसी साल ये मेंस में क्वेश्चन भी पूछा गया। साइबरडोम एक कहानी की तरह सुनने का, बुक आपको पढ़ना ही पढ़ना, ये मैंने आपको कंपलसरी कर रखा है। मेरी क्लास के बाद अगर आप बुक ना पढ़ें तो मेरा क्लास बेकार हो गया, मैं आपको बार बार कहता हूँ। बहुत डिटेल में नहीं तो अभी सरफेस लेवल पे तो एक बार किताब आपको पढ़नी ही पड़ेगी। तो ठीक है, मैंने आपको साइबर इंश्योरेंस के बाद साइबर डोम बढ़ा दिया। 2 टॉपिक और बचते हैं, एक बचता है क्रिप्टो जैकिंग और दूसरा बचता है ब्लू बगिंग। इसको भी छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, कवर करते हैं। हाँ बच्चा, वर्किंग प्रिंसिपल नहीं है, कैसे काम करता है वो नहीं बताऊंगा, क्या काम किया है ये बता सकता हूं। इंट्रोडक्शन में क्या है, साइबरडोम सिस्टम इज अ काइंड ऑफ साइबर सिक्योरिटी सिस्टम, इज अ काइंड ऑफ साइबर मैनेजमेंट सिस्टम। बुक है ना, क्यों वो चीजें लिखाऊं, काम की चीजें लिखी, हमें दो है ना, हम पढ़ते हैं। काम की ही चीज लिखी है मैंने, बिल्कुल बकवास ही लिखा है। 10 लाइन में साइबरडोम मैंने खत्म कर दिया, ठीक है ना। बहुत ज्यादा मुझे न पढ़ाने पे बहुत ज्यादा वो है, न बहुत ज्यादा फालतू चीजें लिखने का है, सिर्फ काम की बात पढ़ो, कम पढ़ो। लाया गया था केरला पुलिस के द्वारा, बाद में इसको मैनेज कई लोगों ने किया, ठीक है। और इसमें करते क्या है, एक टेक्नोलॉजिकल रिसर्च और डेवलपमेंट सेंटर जो केरला पुलिस ने बनाया है ना, जिसका पूरा का पूरा काम है लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी करनी है। और इसमें जो भी साइबर थ्रेट्स वगैरह हैं उनको बचाना है, ठीक है। और इसके कौन कौन से वर्क हैं साफ साफ लिखा है। पहला, चाइल्ड पोर्नोग्राफी पेजेस को रिमूव किया जाएगा, पायरेसी वगैरह को बचाया जाएगा, वेबसाइट्स वगैरह को किसी तरह के अटैक होने से, है ना। ट्रैकिंग सिस्टम डेवलप किया जाएगा जिससे कोई डेटा वगैरह कहीं से कुछ भेजा जा रहा है, अपलोड किया जा रहा है उल्टा सीधा, तो उस पर पता किया जाए, है ना। रैंसमवेयर अटैक 2017 में जो हुआ था वहाँ पर उस तरह के थ्रेट से इसने बचाया था। आगे चलकर असम गवर्नमेंट और वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने भी बोला कि मैं इस तरह की चीज़ों को अपनाऊंगा। तो साइबरडोम एक प्रोजेक्ट का नाम है जिस प्रोजेक्ट के अंदर इतनी चीज़ें होती हैं, एक प्रोजेक्ट का नाम है, ठीक है ना। तकनीकी तो वही यूज होती है ना जो हमने साइबर थ्रेट्स से बचाने के लिए किया था। मूवी पायरेसी तो बच्चा हम लोग आईपीआर में पढ़ें तो ज्यादा अच्छा होगा। वो कॉपीराइट के इश्यूज पे मैं बताऊंगा। 3 चीजें होती हैं, एक जो आर्टिस्टिक वर्क होता है, जैसे कोई एक्टर होता है, फिर मैं गलत जा रहा हूँ, आईपीआर में बात करेंगे। 3 लोगों के केस में मैं कॉपीराइट बताता हूँ, एक अपने केस में, एक रजनीकांत साहब के केस में, और एक लता मंगेशकर जी को। 3 उदाहरण मैं लूंगा, क्योंकि मैं एक ऑथर हूँ, मेरी किताब आती है, रजनीकांत साहब एक एक्टर है, उनकी मूवी आती है, और लता मंगेशकर एक सिंगर है, उनके गाने आते हैं। तो इन सब चीज़ों पे कॉपीराइट होता है, पर अभी नहीं, वक्त आने पर। अभी मैं रुक जाऊंगा, आईपीआर हमें डिटेल में पढ़ना, तो अभी हम क्यों बात करें। पर इतना हिंट जरूर मिल गया, कॉपीराइट इन 3 चीज़ों के होते हैं। किसके? रवि सर के, मतलब ऑथर का, रजनीकांत जी का एक्टर का, लता जी का सिंगर का। इतना ही अभी के लिए बहुत है, वक्त आने पर, वक्त आने के पहले। प्रोजेक्ट है जिसका पर्पज ये था, ठीक है बच्चा, समझ में आ गया। इसमें टेक्नोलॉजी वही है जो हम लोग कंप्यूटर इंजीनियरिंग वाले यूज करते हैं, पर्पज ये रहेगा। अब बात करते हैं क्या बात कर रहे थे, क्रिप्टो जैकिंग। अब ये बता पाना पॉसिबल नहीं है कैसे करते हैं, इसके लिए तो कोई कंप्यूटर इंजीनियरिंग आवे वही बताएगा, और उसको भी कौन सा हैकिंग वैकिंग करना आता है। थियरीज मैं बता सकता हूं, टर्म मैं बता सकता हूं। एक बार आज से 10-12 साल पहले एक बच्चे ने जयपुर में कंप्लेन किया। क्या कंप्लेन किया? सर ने लाइफाई ऐसे पढ़ा है कुछ समझ में नहीं आया। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा बुलाओ। उसने बोला सर वो एलईडी बल्ब के अंदर वो चिप कैसे लगा था? मैं गॉड नोस। फिर बोला सर उसका एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कैसे किया गया था? मैंने कहा गॉड नोस सर, इसीलिए तो हमें समझ में नहीं आया। मैंने बुलाया अपनी क्लास में, जाओ और बुला के ले आओ किसी कंप्यूटर इंजीनियर्स को। आए 2-3, हम कहीं इनसे पूछा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या होता है। उन्होंने कहा सर हम सिर्फ थियरी जानते हैं, प्रैक्टिकल नहीं आता। हमने कहा क्यों, इसको बताओ। सर हमारे इंडिया में ना रिसर्च नहीं होता, हमारे यहाँ थियरी में इंजीनियरिंग पढ़ाई जाती है, प्रैक्टिकल में नहीं। तो मैंने कहा फिर प्रैक्टिकल कब करोगे? जब वो ना नौकरी आती है, जब हमको ले जाते हैं, वो नहीं आती है जब कैंपस सिलेक्शन होता है, तब वो 6 महीने की ट्रेनिंग में वहां सिखाते हैं। तो हमारे इंजीनियर बच्चों को भी प्रैक्टिकल नहीं आता और इंजीनियरिंग डिग्री कर चुके हैं। अब मैं आप में से नहीं बोलूंगा,
आप में से भी काफी लोग हैं। तो हम लोग बच्चों थियरी ही पढ़ते हैं, प्रैक्टिकल नहीं पढ़ते। प्रैक्टिकल आपको जाकर उसके लिए इंस्ट्रूमेंट चाहिए, रिसोर्स। तो हम, आपको क्या लगता है मैं ये सारे प्रैक्टिकल करके आया हूँ? इस पेज में मैं गया हूँ 36,000 पे, सब थियरी की तरह पढ़ा रहा हूँ जो लॉजिक है। बस ऐसा होता है वहां पे, ऑर्बिटल स्पीड ऐसी होती है, वही चीज है। हमारे केस में तो फिर भी थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल हो सकता है। हिस्ट्री वाले आज कहां बाबर को उठा के ले आएंगे, बाबर तो गया है ये नहीं। हमारे में तो फिर भी थोड़ा बहुत हो सकता है। बाबर की शक्ल किसने देखी है? नहीं सर, आप बाबर को लाओगे तब भी हम पानीपत करेंगे। महाराणा प्रताप और सांगा जब सामने लड़ेंगे तब भी, अरे भाई कहां महाराणा प्रताप को जिंदा करके आज हम लाएंगे? मान लो ऐसा था, साइंटिस्ट हैं प्रूव कर रहे हैं हमारे सब्जेक्ट में, मान लो ऐसा है। ब्रह्मांड में ऐसा हुआ, कौन जात ब्रह्मांड देखने जा रहा? थियरी है, आइंस्टाइन बोला, उसकी बात दुनिया वाले मानते हैं, साइंटिस्ट लोगों ने प्रूफ किया, हम भी आइंस्टाइन मान लेंगे, सही है। आर्किमिडीज बोला फ्लोटिंग, ये आर्किमिडीज का नियम, तो हमने मान लिया है, किताबों में ला दिया गया। केपलर्स लॉ है, मान लिया। कौन जा रहा है ऊपर केपलर्स लॉ देखने की? इलेक्ट्रिकल पाथ में स्पीड ऑफ और एरियल वेलोसिटी बढ़ रही है घट रही, कौन देखना है? मान लिया। ठीक है, तो हम लोग बच्चों यूपीएससी थियोरेटिकल एग्जाम देंगे, ठीक है ना? चलेगा। अब क्रिप्टो जैकिंग क्या है? क्रिप्टो जैकिंग है, देखो ये भी एक तरह का थ्रेट है। क्या है? थ्रेट है, पर ये थ्रेट किसी स्पेशल काम के लिए होता है। ये थ्रेट है जो किसी स्पेशल काम के लिए होता है। किस स्पेशल काम के लिए थ्रेट किया जाता है? बड़ा इंटरेस्टिंग है, सुनो। ऐसा करता है, मान लो मैं एक बंदा हूं और मैं एक हैकर हूं। अब मैं बहुत बड़ा काम करना चाहता हूं। क्या? मेरे को ना क्रिप्टो करेंसी बनानी है, बिटकॉइंस बनाना है। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, पिछले लेक्चर में मैंने एक बात बोली थी, बिटकॉइन बनाना इतना आसान नहीं है। यू मस्ट हैव टू बी ए वेरी पावरफुल कंप्यूटर्स, उससे बहुत पैसे खर्च होंगे। इतना तो मैंने बोला था, माइनिंग करना इज नॉट इजी टास्क, इसीलिए उसको बनाने में इतना पैसा लग जाता है और वो महंगा भी बनता है। कंप्यूटर, रिसोर्सेज, एनर्जी, रैम, इलेक्ट्रिसिटी, बहुत कुछ चीजें लगती है, नहीं जाएंगे उस पर, थियोरेटिकली समझो। और ये बहुत जटिल प्रोसेस है, कोई नहीं समझ सकता, मतलब समझ सकते हैं जो लोग बना रहे हैं, हम आम जनता के बस का नहीं है। कंप्यूटर इंजीनियर के बस का भी नहीं है। माइनिंग करना इज वेरी डिफिकल्ट टास्क, जो सतोशी नाकामोटो ने पूरा बताया था, आपको याद आ रहा है? नॉट इजी टास्क। तो अब मैं भी ये काम करना चाहता हूं, पर मेरे पास तो पैसे नहीं है, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, मेरे पास उतना पैसा नहीं, इतना पावरफुल कंप्यूटर है सकूं, तो मैं कुछ नया तरीका इजाद करूंगा और माइनिंग करने की कोशिश हो रहा है, बिटकॉइन बनाने की। वो तरीका क्रिप्टो जैकिंग है। तो सर आप अपने छोटे से लैपटॉप से और कह रहे हैं कि आप बिटकॉइंस बना सकते हैं, जो कि संभव नहीं है। आपका लैपटॉप कितना रैम होगा? चलो 16 रैम मान लेते हैं, जो आजकल जल्दी सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर में मिल रहा होगा। चलिए हम आपकी बैटरी बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा पावरफुल मान लेते हैं, 5 कंप्यूटर की बैटरी इक्वल टू 1 बैटरी रवि सर की बैटरी, ठीक है। अब मेरा लैपटॉप मान लो 2.5 लाख रुपए का है, 3 लाख रुपए का मान लो है। अब एक बात समझो, ये इतने पावर से भी बिटकॉइन नहीं बन सकता, करोड़ों रुपए लगने आने पड़ते हैं। लेकिन मैं एक होशियारी से बना सकता हूं। कैसे? आप सब बैठे हुए, आप सबके पास लैपटॉप है, समझना भाई, ऑनलाइन बच्चे भी समझना। तुम सब समझो, तुम्हारे जो लैपटॉप है, तुम सबके लैपटॉप में रैम होगा? रैम है सबके लैपटॉप? सबके लैपटॉप कंप्यूटर पावर और बैटरी है? मैं आपके कंप्यूटर को हैक कर लूंगा और आपके रैम को बिटकॉइन बनाने के लिए यूज करूंगा। आप एक कंप्यूटर के पावर को बिटकॉइन बनाने के लिए यूज करूंगा थ्रू अक्रॉस द हैकिंग, और मैं क्रिप्टो करेंसी बनाऊंगा। इसको कहते हैं क्रिप्टो जैकिंग। सर लेकिन हमें पता कैसे चलेगा? पता चलेगा ना अगर आप थोड़ा स्मार्ट होंगे तो। यार नया नया कंप्यूटर लिया है, मेरा कंप्यूटर स्लो क्यों हो रहा है, जबकि मेरा तो 16 GB रैम है। यार नया नया कंप्यूटर लिया है, मेरी बैटरी फुल है, इतनी जल्दी ये डिस्चार्ज कैसे हो जा रही है? नहीं समझे। ये कुछ तरीके हैं जिससे समझा जा सकता है, बाकी कुछ है नहीं। तो ये भी कुछ न्यूज में रहा है और मैं थोड़ा अपडेट पढ़ाता हूं, तो मैं इस अपडेट को ऐड ऑन कर लेता हूं। 25 तक इस टॉपिक को आप याद रखेंगे, आगे भविष्य में कुछ चेंज होगा तो देखा जाएगा 26-27 के लिए। तो उम्मीद करता हूं क्रिप्टो जैकिंग समझ गए। ये एक तरह का थ्रेट है जहां पर योर कंप्यूटर इज गोइंग टू हैक टू यूटिलाइज द पावर ऑफ योर कंप्यूटर टू जनरेट द
क्रिप्टो करेंसी, ठीक है ना। छोटी छोटी चीजें हैं, आप अपनी बुक में जाएंगे तो एक पूरा इंफोग्राफिक्स बना है और उसमें ये चीजें बताई गई हैं। बताई गई कि नहीं बताई गई? बढ़िया, छोटा छोटा इंफोग्राफिक्स बनाई गई। अब सुनो, क्रिप्टो जैपिंग के बाद सब ऑब्जेक्टिव के हिसाब से चला, इसका मेन से कोई लेना देना नहीं है, एक एक लाइन में कंसेप्ट समझ लो। ओके, अब होता है सब ब्लू बगिंग। क्या होता है? अब देखो, क्रिप्टो जैकिंग को समझना कितना आसान हो गया जो मैंने आपको माइनिंग समझाया था, और मैंने आपको समझाया ही ऐसे था, बड़ा डिफिकल्ट है, बड़ा पावरफुल कंप्यूटर, बहुत पैसे लगेंगे। अब उस चीज के बेसिस आप आसानी से क्रिप्टो जैकिंग समझ सकते हैं, क्योंकि मैंने माहौल ही पीछे ऐसे बना के चलाऊं कि ये टॉपिक आप आसानी से जोड़ सकते हैं। जोड़ सकते हो कि नहीं? अब जो लोग पीछे के लेक्चर नहीं सुनते हैं उनको आगे का बिल्कुल ब्लंडर होने वाला, कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं, इधर सुनो, सुनना तो पड़ेगा। अब बात करते हैं ब्लू बगिंग क्या है। देखो बच्चों, व्हाट इज ब्लू बगिंग? व्हाट इज ब्लू बगिंग? देखो ब्लू बगिंग क्या होता है। यू ऑल पीपल हैव अ मोबाइल फोन, यू ऑल पीपल हैव अ लैपटॉप, और हम लोग वो ब्लूटूथ डिवाइसेस सब यूज करते हैं, करते कि नहीं करते हैं? करते हैं। तो जो हम लोग ये ब्लूटूथ वगैरह जो डिवाइसेस वगैरह यूज करते हैं, ओके, ये ब्लूटूथ डिवाइस वगैरह हम जनरली, जैसे अपनी गाड़ी में मैं गाने सुनता हूँ तो एफएम मन नहीं करता कुछ अपने पसंद का, तो अपने यूट्यूब से गाना चला लिया, जनरली हम लोग करते हैं, ठीक है। और उसके बाद जनरली हम लोग क्या करते हैं कि जब गाड़ी से निकलते हैं तो कौन जा रहा है ब्लूटूथ को ऑफ करने। जैसे मेरा ब्लूटूथ पक्का 100% इस समय ऑन होगा, इसकी मैं 100% गारंटी ले सकता हूँ। कौन ऑफ करता है यार? जहां जाता हूं वहां के एरिया के ब्लूटूथ से जुड़ जाता हूं। इसी ब्लूटूथ के तरीके से कोई थ्रेट आपके मोबाइल फोन में एंटर करता है। थ्रेट मतलब एक बग, BUG बग, बग थ्रेट से ही लिया जाता है, अलग कैटेगरी उसको बग बोलते हैं। तो थ्रू द हेल्प ऑफ ब्लूटूथ जो बग आपके मोबाइल फोन में एंटर करता है उसको ब्लू बग, और उस प्रोसेस को ब्लू बगिंग कहते हैं। तो सर आप कहना क्या चाह रहे हैं? मैं कहना ये चाह रहा हूं, इस तरह के भी बग हैं जो डेवलप किए गए हैं ब्लूटूथ के थ्रू आपके मोबाइल फोन में एंटर करना। और सर ये करते क्या एंटर करके? आपके कंप्यूटर की स्क्रीन मेरे कंप्यूटर पे दिखाते हैं, सॉरी आपके मोबाइल की स्क्रीन मेरे मोबाइल पे दिखाते हैं। तो सर ये तो बहुत खतरनाक है, 100% खतरनाक है। और आपकी एक एक चीज जो है मुझे दिख जाएगी, आप अपने मोबाइल फोन पे क्या क्या एक्सेस कर रहे हैं, आपके मैसेज क्या क्या हैं, आप क्या क्या खोल रहे हैं, क्या क्या भेज रहे हैं, A to Z एवरीथिंग, और ये कहलाता है ब्लू बगिंग। अब आपको होगा सर ये कैसे पता कर सकते हैं कि मेरा मोबाइल फोन ब्लू बगिंग से इफेक्टेड? हल्के फुल्के इंफॉर्मेशन दिए गए आपके, फिर वही बात होगी, आपका मोबाइल फोन जल्दी डिस्चार्ज हो जा रहा है, आपका मोबाइल फोन स्लो है, फास्ट काम नहीं कर रहा है, क्योंकि आपके मोबाइल फोन की रेप्लिका कहीं और चल रही है तो पूरा प्रोसेसर उस तरह से उतना बढ़िया नहीं चल रहा होगा ना। तो सर ये तो बड़े खुराफाती चीजें हैं। एक तरह से ये स्पाईवेयर हो गया, बिल्कुल जासूसी हो सकती। जैसे एक चीज आई थी पैगासस, याद है? पैगासस, पैगासस जो है वो एक्चुअल में इजराइल की कंपनी है, उसने बनाया था, और इसको जल्दी बनाया गया था किसी कंट्री की सुरक्षा के लिए, ना कि वहां के कंट्री के लोगों को परेशान करने के लिए। तो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने इजराइल से, कहते हैं ये चीजें आई और दी गई इस शर्त पे कि आपके देश के ऊपर जो खतरा मंडरा रहा है, जैसे कोई अगर रिपोर्टर्स हैं, बाहर वाले लोग हैं जो आपके ऊपर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं उसे, तो उनके आप मोबाइल फोन्स वगैरह को आप हैक कर सकते हैं। और इसके हैक करने का तरीका ऐसा होता है कि ये हर तरीके से आपके मोबाइल फोन को हैक कर सकता है। किसी मिस कॉल से भी कहते हैं आ सकता है, किसी मैसेज से भी आ सकता है, किसी इंस्टॉलेशन से भी आ सकता है, बिना इंस्टॉलेशन के भी आ सकता है। और ये कि स्पाईवेयर होता है। स्पाईवेयर का मतलब होता है कि ऐसा मालवेयर, या मालवेयर एक्चुअल में एक जनरल टर्म होता है जिसका मतलब होता है वायरस टाइप की चीजें। जितनी भी चीजें जो आपके कंप्यूटर में वायरस वगैरह या जो प्रोग्रामिंग होती है जो आपके कंप्यूटर के सिस्टम को प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, सबको हम मालवेयर कहते हैं, ठीक है ना। एक सिंपल भाषा में कंप्यूटर वायरस एक मालवेयर है।
ठीक है ना। जितनी भी चीजें आपके कंप्यूटर, अब ये कई मालवेयर कई तरीके से होते हैं, कुछ स्पाईवेयर होते हैं, कुछ एडवेयर होते हैं, बहुत तरह के होते हैं। स्पाईवेयर जनरली जासूसी के लिए होते हैं, ये ऐसे साइबर थ्रेट्स हैं या कंप्यूटर वायरस या मालवेयर हैं, है ना, जो एक्चुअल में स्पाई का काम करते हैं, आपके मोबाइल फोन के सारे डॉक्यूमेंट, सारे इंफॉर्मेशन का एक्सेस देते हैं। आप समझ रहे हैं। इसीलिए तो सर ये तो बहुत खतरनाक हो गया, मेरा OTP, हाँ ये देख लेंगे सर, वो मेरा पासवर्ड नहीं देखेंगे। क्यों? क्योंकि पासवर्ड तो आप जब टाइप करते हो तो स्टार के फॉर्म में आता है। अगर 1 2 3 4 पासवर्ड लिखा था तो जान लेता कि आपका पासवर्ड, आप पासवर्ड डालिए वो स्टार देखता है, फिर स्टार लेता है, वो नंबर नहीं दिखाता है। तो सर अब 100 पासवर्ड पे क्लिक कैसे करोगे? 3 के बाद तो लॉक हो जाता है, आपको ही पता, आप ही का गलत हो गया, 3 बार तो लॉक हो जाता है, फिर वेरिफिकेशन मानेगा, तामझाम होगा। आप ही अगर किस्मत खराब है तो देख लेगा, तुम अगर चाह रहे हो कि नहीं वो देखे तो उस पर हम क्या कर लेंगे? हम नहीं चाह रहे तुम लोग देखो, मतलब वो लोग देखें, ये कोई क्वेश्चन नहीं है। स्पाईवेयर के साथ एक चीज और है, ये जो पैकेजेस एक स्पाईवेयर था, ये आपके मोबाइल फोन में सिर्फ कुछ ही दिन के लिए रहता भी है। अगर आप अपने मोबाइल फोन के सिम को बदलकर दूसरा नंबर यूज करते हैं तो 14 दिन या 15 दिन के अंदर, कहते हैं 2 वीक्स में वो खत्म हो जाता है, वो खुद को मार देता है, कुछ इस तरह का होता है। जो कि हो सकता है कि वो आपके नंबर की जगह किसी दूसरे नंबर को एक्सेस नहीं करेगा, तो वो नंबर के हिसाब से ही वो अटैक करता है। अगर आपने अपने मोबाइल फोन में उस नंबर को चेंज करके दूसरा सिम कार्ड लगा दिया तो विद इन 2 वीक वो काम करना बंद कर देगा। जो चीजें मुझे पता है मैंने आपको बता दिया, पर इट इज अ काइंड ऑफ स्पाईवेयर, ये भी चर्चा करा, लेकिन ये फिलहाल आज के हिसाब से नहीं है, 4 साल पुरानी चीज है। राहुल गांधी कभी किसी जमाने में पार्लियामेंट में कहा करते थे कि नरेंद्र मोदी जी ये हमारा पैकेजेस अटैक कर रखे हैं और हमारे सारे जो कांग्रेसी वाले जो लोग हैं उनका नंबर एक्सेस करते हैं। आगे हो जाने दो। और ऐसा नहीं है, ये लोग भी शायद जब पहले थे 14 के पहले, तो ये लोग भी ऐसा किया इन लोगों का, हम तुमको बता रहे हैं, दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे। अब बोलो, इंटरनेट से अगर कनेक्ट नहीं करोगे तो कोई बात नहीं, ब्लूटूथ से तो कनेक्ट है, ये तो ब्लूटूथ से आ रहा है ना। पैकेजेस भी जो है वो आपके मोबाइल फोन में कभी तो इंटरनेट कनेक्ट होगा, इंटरनेट से आ गया, या नॉर्मल कॉल से भी आ सकता है, मैसेज से भी तो आ सकता है। अब ये मुझे भी नहीं पता, टेक्निकल मैं नहीं बता पाऊंगा, जो जो तरीके बताए गए वो मैंने बता दिए। पहले राज्यसभा का एक न्यूज आता था पहले, अब तो बंद कर दिए लोगों ने, उसमें जो नई चीजें आती थी उनको बहुत बढ़िया से समझाते थे, उसमें उन्होंने कॉल से बोला, मैसेज से बोला, बहुत कुछ चीजें बोली थी। ठीक है, मैं भी तो 2-4 सोर्सेस पढ़ के ही बताता हूँ।